हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 9 का रसायन शास्त्र जो भारतीय भवन बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के हैं। यानी फर्स्ट से लेकर के हम लोग 20 तक के प्रश्नों को यहाँ पे उत्तर देखेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना और जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर करना। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पदार्थ के वर्गीकरण का अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगले वाले वीडियो में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे और फिर उसके वाले वीडियो के बाद हम लोग एक और वीडियो अपलोड करेंगे जो दीर्घोत्तरीय से रहेगा और उसके बाद आंकिक प्रश्न यानी 9-9 मिनट के वीडियो 10-10 मिनट के वीडियो रहेगा जो आपके लिए देखने में सहायक होगा और साथ में आप उसको जल्दी देख सकेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है क्या धातुएं तत्व होती है। जो धातुएं होती हैं क्या तत्व होती हैं, तो हाँ धातुएं तत्व होती है क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और त्यागने के बाद ये धनायन होते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि तत्व को ही कैटेगराइज किया गया यानी बांटा गया है धातु और अधातु में। याद रखेंगे धातु और अधातु में, और एक और यहाँ से मिलकर के बनता है इन दोनों से जिसको हम लोग उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। तो इस चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है। दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इससे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल के रूप में आपको समझाना चाहें तो H2 + O2 यहाँ पे एरो के चिन्ह बराबर क्या बनेगा? H2O। तो यहाँ पे ये आपका क्या है? उत्पाद। यहाँ पे ये दोनों क्या है? पदार्थ जो परस्पर आपस में रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक संयोग से जुड़ करके जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो आपका मतलब प्राप्त हुआ इसको हम लोग उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि वायु के मुख्य अवयव क्या है। तो प्यारे बच्चों वायु का कोई स्पेशल मुख्य अवयव नहीं होता है क्योंकि वायु जो है वह एक मिश्रण है। यह और किसका मिश्रण है? तो ये गैसों का मिश्रण है जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैस मिले होते हैं। इनमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिला होता है। आप ध्यान देंगे सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा? नाइट्रोजन होता है। अब आपको बता देना है कि नाइट्रोजन कितना %, कमेंट में जरूर इसके बारे में बताएंगे। और एक ऑक्सीजन की बात करें तो हम यहाँ पे बता देते हैं, चलिए 21% होता है। इसकी मात्रा कितना होगा? और ये दोनों का आप कमेंट सेक्शन में। नाइट्रोजन का भी बात कर लें तो ये 76% होता है। आपने यूरिया के बोड़ा पे देखा होगा लिखा N = 76%। ठीक है ना? तो यहाँ से भी ध्यान रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है, यानी यह अनटेम्परेरी क्यों होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी क्यों होता है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी इसलिए होता है कि इसमें पदार्थ के जो मौलिक गुण होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और साथ में इनके बाद कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं जल को, ठीक है ना, जल को आप वाष्प के रूप में परिणत कर देते हैं और उसके बाद फिर से ये जल के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। फिर उसी तरीके से बर्फ को देख सकते हैं, ये जल से बर्फ बनाते हैं और बर्फ से पुनः क्या बना लेते हैं? जल। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वही पदार्थ रहता है और इनके मौलिक जो गुण होते हैं उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन से अवयवों को पृथक किया जाए। यानी नमक और जल से मिला करके जो घोल तैयार किया जाएगा, जो सर्वर टाइप का बनाया जाएगा, उससे आपको जो नमक का अवक्षेप है कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको वाष्पन विधि से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें नमक और जल घुला हुआ है तो नीचे से अगर आप इसको क्या हीट दे रहे हैं तो इसमें से जो जल है वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और अवक्षेप के रूप में यहाँ पे रावा के रूप में आपको बच जाएगा नमक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है।
बारूद की बात करें तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट जिसको हम लोग सोरा कहते हैं, गंधक और कोयला, कोयला कहें तो ये चारकोल, चारकोल का यहाँ पे मिश्रण होता है, चारकोल का, ये चारकोल इसमें मिला होता है, कहीं कहीं चारकोल भी लिख देगा, कोयला भी लिखेगा, तो इन सभी का मिश्रण बारूद होता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है क्या हीरा एक तत्व है? तो हाँ, हीरा एक तत्व है। क्यों? क्योंकि यह कार्बन का अवरूप है। और कार्बन क्या है तो आपको पता है, कार्बन क्या है, धातु है या अधातु? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, धातु है या अधातु, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कार्बन क्या है, ठीक है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करेंगे कि बिलियन की परिभाषा दे। तो बिलियन का परिभाषा कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण बिलियन कहलाता है। समांग मिश्रण का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सामान्य मिश्रण होना चाहिए, यानी ये नहीं कि 5 केजी चीनी हो, 5 केजी चीनी हो और 100 ग्राम पानी हो, ऐसे चीज को हम लोग बिलियन नहीं कहते हैं, ऐसे चीज को हम लोग बिलियन नहीं कहते, यानी वैसा पदार्थ जिसमें दोनों यानी घुलने वाला और घुलाने वाला की क्षमता हो और उससे जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग बिलियन कहते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? तो हाँ, निलंबन में हम लोग ठोस के कण को देख सकते हैं नग्न आंखों से, यानी नग्न आंख कहें तो खुली आंखों से देख सकते हैं, और नहीं तो आप माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ठोस कण है वो जाके पेंदी में बैठ जाता है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गया है, यानी कि लोहा के चूर्ण है और इसमें बालू मिल गया है, ठीक है ना। तो इस मिश्रण में लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए किसी एक तकनीक का नाम बताएं, यानी इसमें से आपको लोहा के चूर्ण निकाल लेना है। तो लोहा के चूर्ण निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, लोहे के चूर्ण को निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, चुंबक का। तो हमने यहाँ पे लिखा है चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा आप लोहे के चूर्ण को बाहर निकाल सकते हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम लिखें। अब ऊर्ध्वपातन क्या है, आपने पढ़ा होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे वह गैस की अवस्था में परिणत हो जाता है, बिना द्रव में बदले सीधे वह गैस में परिणत हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, जिनमें आप कपूर को देख सकते हैं, आयोडीन है और अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नौसादर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहा है। तो ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, और ऐसे और भी है नेप्थेलिन वगैरह, तो आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 ही बोला था तो हमने 3 ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि मिश्रणीय द्रव क्या है। तो मिश्रणीय द्रव वह द्रव होते हैं जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिल जाते हैं, तो ऐसे जो द्रव बनते हैं उनको हम लोग मिश्रणीय द्रव कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है क्या कोलाइड के कणों का स्कंदन होता है? तो हमने उत्तर में लिखा है कि हाँ होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि उबाल करके या क्वथन के द्वारा आप इसके कण का स्कंदन होते देख सकते हैं, और विद्युत कण संचलन के द्वारा आप इसको देख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपको दे दिया है, अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में लिखिए, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से हम पढ़ा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखिए। यानी जल में जो उपस्थित हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको नष्ट करने वाले 2 पदार्थ के नाम लिखिए। एक तो आपको विरंजक चूर्ण देखने को मिल जाएगा जिसका सेकेंड नाम ब्लीचिंग पाउडर है, और एक आपको क्लोरीन जल मिल जाएगा। इन दोनों का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हो, मार सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है। तो दूध से जो मक्खन निकाला जाता है अपकेंद्रीकरण करके या मंथन विधि के द्वारा आप इसको निकाल सकते हैं। क्या होता है कि जो मक्खन होता है, मान लीजिए कि इसमें आपका ये दूध भरा है और इस तरह से आपका मक्खन है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मथ करके मंथन कर करके आप इस मक्खन को बाहर निकाल सकते हैं। और ये जो मक्खन होता है आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दूध से हल्का होता है। दूध से क्या होता है, हल्का होता है कौन, मक्खन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा कि आयोडीन में धातुई चमक होती है, यानी धातुओं के जैसा यह चमकता है।
क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आयोडीन एक क्या है? अधातु है। ये अपवाद में है आयोडीन जो चमकीला होता है, ठीक है ना, ये अपवाद में है, अधातु है जो चमकीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में कहा है कि ठोस गैस के मिश्रण का उदाहरण दे। ठोस गैस का मिश्रण में आप देख सकते हैं, एक तो मिट्टी और सेकंड वायु। वायु आपका गैस हो जाएगा और ये मिट्टी आपका क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो इस तरीके से ठोस गैस का मिश्रण यहाँ पे मिट्टी और वायु को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि नमक के एक जलीय विलयन को तनु बनाने के लिए एक छात्र ने गलती से जल के स्थान पर उसने में एसीटोन, जिसका क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस है, मिला दिया। तो उस प्रक्रिया का नाम बताए जिससे आपको एसीटोन पुनः प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पे प्रभाजी श्रवण विधि के द्वारा यह छात्र फिर से एसीटोन प्राप्त कर सकता है। प्रभाजी श्रवण, अब क्या प्रभाजी श्रवण ये आप कमेंट में बताइए। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और साथ में अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हो फिर भी हम अगले वीडियोज में इसकी बात करेंगे, तो ध्यान रखना। पहले आंसर क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि 60 डिग्री ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड को एक संतृप्त विलयन के कमरे के ताप पर ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जब पोटेशियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस कमरे के ताप पे जब ठंडा किया जाएगा तो यह ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। विलयन से यह क्या हो जाएगा? ठोस बन जाएगा। लिक्विड से यह ठोस बन जाएगा, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि धुआं और कुहासा दोनों एरोसॉल है। दोनों क्या है? एरोसॉल है। तो बताइए कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यही है कि जो धुआं होता है वह ठोस फॉर्म में होता है, जो धुआं होता है वह ठोस रूप में होता है, और जो कुहासा देखने को मिलेगा ये द्रव में होगा। यही दोनों में अंतर है, दोनों तो एक ही चीज एरोसॉल है। तो कैसा लगा आज का यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सुझाव दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।